इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर पर सबसे बड़ी बैठक का काउंटडाउन जारी है। अब से ठीक 2 घंटे के बाद पीएम आवास पर बैठक होगी। इस मीटिंग से पहले चल रही पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात भी खत्म हो गई है। अमित शाह पीएम आवास से निकल गए हैं। यह मुलाकात करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। अमित शाह भी आज की सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे और उससे पहले पीएम और होम मिनिस्टर की ये मीटिंग बहुत अहम बताई जा रही है। और जैसे कि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि आज की कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले एक बार फिर से ये चर्चा हुई है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में कि किन किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब फारूक अब्दुल्ला अपने निवास स्थान पहुंचे हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने दूरी बनाए रखी, किसी तरीके का ना सवाल उन्होंने सुना ना कोई जवाब उन्होंने दिया, सीधा वो अपने आवास में दाखिल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सरीके 8 दलों के 14 नेता आज की इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज की इस बैठक में कौन कौन शामिल रहेगा वो भी आपको बता दें। कश्मीर के 14 नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी शामिल रहेंगे। धारा 370 खत्म होने के बाद यह पहली बैठक हो रही है, इसलिए ये हर कोई जानना चाहता है कि इस बैठक का एजेंडा क्या होगा। सरकार ने चूंकि बैठक का कोई एजेंडा नहीं दिया है, इसलिए तमाम दल अपनी अपनी बातों को लेकर इस बैठक में शामिल होंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे और देखना यह होगा कि उस पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की क्या राय होती है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी का मिशन कश्मीर। अजय जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर क्या हो सकता है? क्या डीलिमिटेशन की बात हो सकती है? क्या विकास की बात हो सकती है? क्या या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल ये जानना चाहते हैं कि कश्मीर के सियासतदां अब क्या सोचते हैं, अब क्या चाहते हैं? मीनाक्षी, एजेंडा क्या है ये तो प्रधानमंत्री और सरकार के अलावा अभी कोई नहीं कह सकता। हम अटकलें और कयास लगा सकते हैं और शायद अटकलों का बाजार बड़ा गर्म भी है, क्योंकि हम देख चुके हैं किस तरह से जो गुपकर अलायंस है उसने अपने एजेंडे को साफ कर दिया है। उनका मानना है कि सबसे पहले धारा 370 और 35A की बहाली की बात करेंगे, राज्य के गठन की बात करेंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया की बातचीत करेंगे। तो ये एक तरह से स्पष्ट है। कांग्रेस ने भी अपनी मंशा को साफ कर दिया है कि राज्य के गठन की बात कीजिए, फिर उसके बाद बाकी बातें उसके बाद होती दिखाई देंगी। 2 और दल हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने एक तरह से कहा है कि प्रधानमंत्री जो पहल कर रहे हैं उसका स्वागत है खुले दिल से और आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सरकार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जो आसपास चल रहा है, अगर उसके आधार पर देखें तो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी रिपोर्ट आनी है, उसका इंतजार हो रहा है। उसकी गतिविधि बहुत तेज हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की बात सामने आएगी। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक चुनावी प्रक्रिया के बहाल होने की बात सामने नहीं कही जा सकती। लेकिन इस सबको हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर आप देखें तो फरवरी के महीने से लगातार शांति है। और वो शांति इसलिए है क्योंकि एक साझा सहमति बन चुकी है कि नियंत्रण रेखा पर किस तरह से शांति बहाल रखनी है। ये शांति बहाली की कोशिश एक बार पहले मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी हुई थी, या कहें कि वाजपेयी सरकार के समय से थी, और जो बाद में टूटी। तो वहां पर शांति है, आतंकवाद पर नकेल कसा जा चुका है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तमाम दुनिया के देशों ने धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने या उसको कम किए जाने के मामले पर स्वीकार्यता सामने रख दी है। इससे बेहतर मौका नहीं है जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने का, और यही कोशिश आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अजय जी, संवादहीनता के बीच में संवाद के लिए दरवाजे खोलना ये प्रधानमंत्री का खुले दिल से स्वागत योग्य कदम हो सकता है, लेकिन जो दल यहां पर आ रहे हैं क्या वो भी उतने ही खुले दिल से पहुंचेंगे, ये इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में आनंद जो मीटिंग चली है, 1 घंटे से ज्यादा लंबे वक्त तक ये मीटिंग चली, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, क्या बात हुई होगी, किन मुद्दों पर बात आगे बढ़ेगी, एजेंडा? हालांकि हम लगातार ये कह रहे हैं सरकार अपने पत्ते नहीं खोल रही है।
जी देखिए, जाहिर तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस बैठक का कोई तय एजेंडा नहीं है और खुले मन से जो भी इस बैठक में शामिल हो रहा है वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जरूर जब बैठक के स्टार्टिंग में ये बताया जा रहा है कि एक ब्रीफ नोट दिया जाएगा जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता वहाँ पहुंचे उनको दिया जाएगा कि अब तक यानी कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने वो जम्मू कश्मीर में क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या क्या स्कीम शुरू की और आगे उनकी क्या योजना है, ताकि उसके बारे में सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता इस बैठक में शामिल होंगे उसकी जानकारी ले लें। अमित शाह इस बैठक को कोऑर्डिनेट करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ऐसे में भले ही इसका कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन एक दायरा सीमित करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बैठक में आप इस बैठक के एजेंडे के बाहर की कोई बात करने लग जाए। तो लिहाजा उस लिहाज से अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की लगभग 1 घंटे ये बैठक चली है। उस बैठक में किन किन मुद्दों पर सरकार की तरफ से बात रखी जाएगी और क्या क्या दायरा रहेगा, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और चूंकि कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है, तो ऐसे में बैठक का एजेंडा या बैठक जो लाइन है जिस मकसद से बुलाई गई है वो भटके नहीं, लिहाजा उसको लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी देवेंद्र, अगर हम विरोधियों की बात करें, कमोबेश हम जानते हैं कि गुपकार संगठन किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं। हम ये भी जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की राय क्या हो सकती है। इन तमाम अगर हम ये कहें मंशाओं के बीच अगर हम सरकार का एजेंडा समझने की कोशिश करें, क्या वो डीलिमिटेशन चाहती है, क्या वो विधानसभा चुनाव कराना चाहती है, इमोशनल जो मुद्दे हैं जो कश्मीर की जनता से जुड़े हुए हैं, इसमें 370 या 35A का हम जिक्र कर लें या फुल स्टेटहुड की बात कर लें, सरकार इस पर अपनी क्या राय रखती आई है? और डिलिमिटेशन कहें या फिर विधानसभा चुनाव, ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है और विधानसभा चुनाव के बारे में ऑलरेडी कहा जा चुका है। और एक बार जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पे होंगे। और डिलिमिटेशन के प्रोसेस में निश्चित तौर पर सरकार की चिंता ये है कि अगर जो एसोसिएट मेंबर हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद हैं, मौजूदा सांसद, उन्होंने फरवरी में जो बैठक हुई थी उस बैठक का बहिष्कार किया था, तो अगर वो इस बैठक से दूर रहते हैं तो जाहिर तौर पर जो डिलिमिटेशन का एक मैसेज जाना चाहिए और जो एक सैंक्टिटी उसकी होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। और ऐसे में केंद्र सरकार की निश्चित तौर पर यह कोशिश होगी कि उन दलों को ऑन बोर्ड लाया जाए, उन एसोसिएट मेंबर्स को ऑन बोर्ड लाया जाए, सभी दलों को इस बात के लिए समझाया जाए कि डिलिमिटेशन कमीशन अगर उनसे भी बातचीत करे तो वो अपनी बात कहें, और जो एसोसिएट मेंबर हैं वो तो अगली बैठक में शिरकत कर रहे हैं। जो सोर्सेस हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद वो अब इस बात के लिए तैयार हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की अगली जो बैठक होगी वो उस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। पिछली बैठक का उन्होंने बहिष्कार किया था। और एक बार जब डिलिमिटेशन कमीशन का काम पूरा हो जाएगा, जब रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा। तो ये तो सरकार की ऑलरेडी प्रक्रिया है। रह गई बात इमोशनल इश्यूज की, तो ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर की पूरी जनता, जम्मू कश्मीर की पूरी जनता के लिए वो वैसा इमोशनल इश्यूज है। एक सेक्शन के लिए आप कह सकते हैं, जैसे आतंकवाद की भी जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा है, जो कि हकीकत से कोसों दूर है। बमुश्किल 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर आतंकवाद की समस्या है, वो भी कश्मीर के सिर्फ 4 से 5 जिले। ओवरऑल जम्मू कश्मीर के पॉपुलेशन को आप देखें, उसके क्षेत्रफल को देखें तो बड़ा हिस्सा जो है वो इन सब चीज़ों से अछूता है। एक बड़ी आबादी है जो कि सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। उन्हें इस बात की चिंता है कि कोरोना महामारी के दौर में जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में चिंता है कि वहाँ भी इकॉनमी को चोट पहुंची है, इससे कैसे आगे निपटा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होना चाहिए, जो सालों से उन्हें नहीं मिला है केंद्र सरकार के स्कीम का फायदा वो उन्हें कैसे मिले। आम लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो वही है, लेकिन निश्चित तौर पर एक सेक्शन है जो कि जिनके लिए इमोशनल इशूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पीडीपी खास तौर पर उस इशूज को बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में आज जब वो बैठक में आएंगी तो उनकी यही कोशिश रहेगी कि अपने उस ऑडियंस को ये एक मैसेज दे सकें। और वहाँ पर मीनाक्षी, जब एक दल ये पोजीशनिंग करता है तो दूसरे दलों के लिए भी, घाटी के जो दूसरे दल हैं उनकी भी ये मजबूरी हो जाती है कि अगर वो उसके साथ अपने आप को एसोसिएट ना करें तो फिर घाटी में ये मैसेज जा सकता है उस सेक्शन में कि ये लोग केंद्र सरकार के साथ कदम ताल कर रहे हैं। आपने जो सवाल उठाया उसी को आगे बढ़ाते हैं। मंजूर मीर, जरा हमें यह समझाइए कि किस तरह से जो गुपकर एसोसिएशन है वो अपने पूरे गोल पोस्ट को शिफ्ट करता रहा है। याद कीजिए 2019 में अगस्त के महीने से पहले, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, वो सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लगातार किया करते थे। लेकिन अगस्त 2019 के बाद से ये दोनों शब्द उनकी डिक्शनरी से लगभग गायब हो गए। क्या लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और ये दल जानते हैं कि उनकी जमीन उनके पैर के नीचे खिसक चुकी है, इसके बावजूद बस अपना औचित्य या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये तमाम बातें कही जा रही हैं? बिल्कुल अजय जी, 2019
5 अगस्त के बाद जो है जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि जो यहाँ की पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनकी साख जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है जब इन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। हालांकि उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर जो है आर्टिकल 370 और 35A जैसे मुद्दे को उठाकर जो उनका सिर्फ रूल था उसको बुलाकर 370 को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की है और वो लगातार तब से 370 और 35A को बहाल करने की बात कर रही है। और वोट बैंक हासिल करने के लिए जो है 370 और 35A से बड़ा कोई और मुद्दा अब नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि एक गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस बनी जो 5 पार्टियों पर मुश्तमिल है और इनका ये एजेंडा है कि 370 को बहाल करने के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर में अब पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और महबूबा मुफ्ती सबसे ज़्यादा सख्त पक्ष रखने वाली 370 पर एक ऐसी नेता थी जिन्होंने काफ़ी बड़े बयान दिए हैं। और जी, बयानों से इतर मैं वहां की मौजूदा परिस्थिति आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहेगी कि कश्मीर में 370 के समय और 370 के एबॉलिशन के बाद आज की परिस्थिति क्या है? क्या वहां के विकास के मुद्दे की चर्चा हो रही है जनता के बीच? बिल्कुल मीनाक्षी, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और काफ़ी हद तक बदल भी गई है। विकास के काम जो है शहर शहर गांवों में देखे जा रहे हैं, लेकिन इस विकास की दिशा को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए जो है अब जम्मू कश्मीर में एक नया प्रोसेस शुरू करने की जो ये तैयारी जो है उसको देखा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आल पार्टी कश्मीर की बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इसके लिए चुनाव का होना भी जो है बेहद ज़रूरी समझा जा रहा है। डीलिमिटेशन के साथ ही जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है, डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो अगस्त के महीने तक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में नवंबर के आखिर तक चुनाव कराए जा सकते हैं। इस तरह की सूत्रों से जानकारी मिल रही है और इसी माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जाएंगी। क्योंकि इस बैठक में एजेंडा तो तय नहीं है, खुले दिल से सभी लोग जो है अपना पक्ष रखेंगे। और जाहिर सी बात है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम जैसे नेता जो हमेशा लेकिन अजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अब सवाल यह है कि अगर डीलिमिटेशन की बात होती है तो अपने आप जम्मू का कद राजनीतिक वर्चस्व उसका बढ़ता दिखाई देगा। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं कश्मीर की, अगर उसके तेवर बदल रहे हैं, कहीं ये वही दबाव तो नहीं जो उनको इमोशनल ग्राउंड्स पर एक बार फिर से उसे कहें कि चार्ज करने के लिए उनका इस मीटिंग में शामिल होना जरूरी हो गया? बिल्कुल, देखिए, अगर हम डीलिमिटेशन की बात करें तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में SC/ST सीट्स रिजर्व्ड नहीं है। सबसे पहले तो उन सीट्स को रिजर्व करना पड़ेगा पूरे जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में। उसके साथ साथ जम्मू में आबादी के अनुपात के आधार पर अगर विधानसभा की सीटों को अगर डिलिमिटेशन के आधार पर देखा जाता है तो जो 36 सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें निकल कर आती हैं। आमतौर पर 7 या 8 सीटें और बननी चाहिए जम्मू क्षेत्र में। तो जम्मू और श्रीनगर या यूं कहें कि घाटी के क्षेत्र में जो सीटों का आंकड़ा है वो लगभग बराबर या आसपास होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनकी भूमिका बड़ी होती चली जाएगी और ये कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इनकी अहमियत, इनकी बार्गेनिंग चिप खत्म होती दिखाई देगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है जो डिलिमिटेशन प्रोसेस के थ्रू है, जिसको लेकर बहुत विरोध के स्वर बुलंद होंगे। और इसके साथ साथ इस बात पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करते हैं तो उनके पाकिस्तान लिंक की बात आप नहीं छोड़ सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शायद उतने मुखर तरीके से नहीं, लेकिन पीडीपी लगातार मुखर तरीके से पाकिस्तान की पैरोकारी या पाकिस्तान के मुखर स्वर के तौर पर सामने है। और वो इसलिए क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अब अस्तित्व घाटी में नहीं रह गया है। ऐसे में जो तमाम अलगाववादी सेंटिमेंट्स हैं उसे पीडीपी अपने साथ रखना चाहती है और इसलिए पाकिस्तान की भूमिका भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी और अहम बात यह निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर के बीच में मुलाकात होने जा रही है, जो कि एससीओ समिट के बीच में हो रही है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है जम्मू कश्मीर की इस पूरी पहल पर भी। मुझे लगता है कि देवेंद्र इस पर बेहतर जानकारी हमें दे सकते हैं। देवेंद्र, जिस तरह से फरवरी से लेकर अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध में थोड़े बहुत सुधार आते दिखाई दे रहे हैं, क्या हम माने कि जम्मू कश्मीर के इस राजनीतिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी बहुत नरमी
और जो थोड़ा बहुत सहयोग मिल रहा है वो भी काफी भूमिका निभा रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं है, और कम से कम भारत सरकार के आला सूत्रों की बात करें तो उन्हें एकदम से ये भरोसा नहीं होता कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिश, किसी भी कोशिश को वो लोग सफलतापूर्वक अंजाम करने देंगे। और आप देखें तो जैसे ही ये डायलॉग की खबर आई थी तो पाकिस्तान में हलचलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पाकिस्तान के जितने टेलीविजन चैनल हैं, प्राइम टाइम डिस्कशन का उनका विषय ही यही था, और आग भड़काने का जो काम होता है वो लगातार उनकी तरफ से की जा रही थी। आपने देखा कि जैसे ये मीटिंग तय हुई है उसके बाद लगातार सोपोर जैसे इलाके में बार बार आतंकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कुछ ना कोई काउंटर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें और केंद्र सरकार के जो सोर्सेज है वो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की उस बौखलाहट का नतीजा है, और उस मामले में पाकिस्तान से किसी सकारात्मक भूमिका की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। केंद्र सरकार का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के आम लोग, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल, अगर वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, वो डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर किसी तीसरे फोर्स की तरफ से किसी खतरे आने के को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। बार बार ये भी कहा जाता है कि क्योंकि अफगानिस्तान से अब यूएस के फोर्सेज हटेंगी तो वहाँ से शायद फिर आतंकवाद का ज़्यादा खतरा बढ़ेगा, और फिर अफगानिस्तान के आतंकियों के लिए कश्मीर एक टारगेट हो सकता है। लेकिन ऐसी सारी चीज़ों को केंद्र सरकार के आला सूत्रों का ये कहना है कि वो बहुत आसानी से निपट सकते हैं, बशर्ते जम्मू कश्मीर के जो दल हैं वो ऑन बोर्ड आने को तैयार रहें, जम्मू कश्मीर की आम जनता के बेहतरी के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसके बारे में अपने सुझाव दें और वो उस प्रक्रिया में शामिल हों। ये एक बड़ा कंसर्न का विषय है। दरअसल खुले दिल से बात करने की केवल बात नहीं होनी चाहिए, खुले दिल से बात भी होनी चाहिए, और वो होती है या नहीं इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। हमारे तमाम सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग शुरू होने में अब 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, और उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। पीएम आवास पर जम्मू कश्मीर पर होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली पहुंच गए हैं। फारूक अब्दुल्ला अब से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली स्थित अपने घर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी अपने आवास से निकल चुके हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।